Good morning, all of you. Welcome back to RJK Report Online and live nursing classes. Very good morning. एक बार फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव्स की। चलिए अब वार्तालाप को थोड़ी देर बंद कर दीजिए और टॉपिक पे फोकस कर लीजिएगा। नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव्स का जितना पोर्शन आपका हो चुका है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन उसके सोल्व कर लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सारा डिजीज पोर्शन, ठीक है। कंप्लीट जो भी अभी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव्स चलने वाली हैं, कम से कम 4 या 5 दिन के अंदर आपकी ओबीसी कंप्लीट हो जाएगी। तो डिजीज पोर्शन थोड़ा फास्ट चलेगा ना, क्योंकि जब आपने सारा नॉर्मल कुछ पढ़ लिया है तो आपको सब कुछ समझने आ गया। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, शेयर तो कर दीजिए, एप्लीकेशन को शेयर कीजिएगा ना। मैंने सुना अभी तक बच्चों को कुछ चीजें पता नहीं है एप्लीकेशन के बारे में। डेली एप्लीकेशन के अंदर क्विज होती है, जिसको नहीं पता वो चेक कर लीजिएगा। अलग से ऑप्शन बना रखा है, मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर है, वहां पे कोई चार्जेस नहीं लगते। आप आराम से पूरी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो चाहे वो बटन दबा सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं ना, तो उसको चला के आप देख लीजिए करें। टिकटॉक और अपन जो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं उनमें तो सारे ऑप्शन पता होते हैं आपको कि यहाँ से ये होता है, लेकिन जहां से अपने को कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस चीज को भी आप थोड़ा यूज कर लिया करें। ऐसा नहीं कि केवल पेड कोर्स पे क्लिक किया, D1 C1 पे क्लिक किया, क्लास देखी, पीडीएफ देखा और बंद कर दिया। बाकी और भी उसमें अदर ऑप्शन है जो आपके काम के हैं, ठीक है। वहां से अपने जितने भी सोशल मीडिया है वो भी सारे अटैच है, वहां से आप डायरेक्टली उनको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर कुछ ज्ञान की बातें हम डालते हैं, उन्हें आप डेली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल मेडिसिन इसी में पढ़ेंगे आगे। नोटिफिकेशन के लिए करवा दिया है मैंने, कल से आपकी एप्लीकेशन में एक सेक्शन ऐड हो जाएगा टाइम टेबल का। तो टाइम टेबल वाले सेक्शन के अंदर डेली आपको टाइम टेबल की पीडीएफ मिल जाएगी। रेफर और अर्न का करिए, अभी तो पढ़ लो बेटा, कमाने की बहुत उम्र है, उसके बाद में कमाते रहेंगे, ठीक है। अंकित सर कब आएगा? ये क्या ही बोल रहा है बेटा। फॉल्स लेबर पेन रेडिएट नहीं होता है। इमेजेस आपको लास्ट में करवाऊंगा ना। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे मैंने ऐसे बोल दिया कि आपकी ओबीसी कंप्लीट हो गई हो। इमेजेस अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है, जब आपका ओबीसी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जितने भी ओबीसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर जिनकी आपको इमेज की जरूरत है, वो सारे मैं आखिरी में करवाऊंगा, ठीक है। सीबीटी टेस्ट तो उनका ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन है क्या सर? कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना। अच्छा, ऑटो करेक्शन पे। चलिए हेडिंग लगाइएगा, एबनॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिक्स। तो क्वेश्चन सोल्व कीजिए, दिक्कत आती है उसे भी सोल्व कीजिए ना। ऐसा नहीं कि सारे कुछ चीजें सर पे डिपेंड रहेंगे, फिर अपने से भी मेहनत करनी है थोड़ी बहुत। एबनॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिक्स। एबनॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव्स में सबसे पहले अपन बात करें किसके बारे में? एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। डिजीज नंबर फर्स्ट, एंटीपार्टम हेमरेज। एपीएच।
एचपीएसएससी का बता दो। हाँ बेटा बताएंगे, ठीक है, आपने कल भी पूछा था। हाँ पेल्विस भी है, कुछ पेल्विक फ्लोर की मसल्स भी हैं। ये तब बताना जब आपका ऐसे बोल दूं ना कि आपकी ओबीजी कंप्लीट हो गई है, तब उसके बाद बता देना कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है। मैं अपनी तरफ से सारा कुछ कवर करके चलता हूं। अगर फिर भी कुछ रहता है तो उसके बाद में आपको छूट है कि आप आराम से जो चाहें वो टॉपिक बता सकते हैं, उसको करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बशर्ते वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होना चाहिए। बाकी डीसी दत्ता के अंदर इतना कंटेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए जरूरत है। डीसी दत्ता आप सभी ने देख रहे क्योंकि इतनी मोटी बुक आती है केवल ओबीसी की, ठीक है, गायनिक की अलग आती है। तो उनमें से जो अपने टॉपिक इंपोर्टेंट है एग्जाम के अंदर जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारा कुछ कवर करके चलते हैं। और चाहे किसी कोचिंग में चले जाएगा 90% तक आपको कंप्लीट मिलेगा। कुछ 60% करवाते, कुछ 70%। हमने जब कोचिंग की थी तो हमने पढ़ा था 50 to 60% पार्ट। अब आज हम आपको दे रहे हैं, हमने उस टाइम वो पढ़ा था, फिर हमने अपनी तरफ से और कुछ पढ़ा, ठीक है, हमने उसमें और ऐड कर दिया। धीरे 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 आपका जो मटेरियल होता जा रहा है वो एडवांस होता जा रहा है। आज से 5 साल पहले के आप नोट्स उठा के देखेंगे उनमें इतना कंटेंट नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम एग्जाम का लेवल भी इतना ही था। अब एग्जाम का लेवल बढ़ गया है तो कंटेंट का लेवल भी बढ़ गया है, तो धीरे धीरे आपकी चीजें इंप्रूव होती चली जा रही है। टाइम टेबल बता देंगे। लेबर पेन कहां से रेडिएट होता है? ट्रू लेबर पेन का ऐसा एग्जैक्टली लोकेशन इंडिकेट नहीं किया गया है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है किसी क्वेश्चन में तो मैं आपको चेकआउट करके बता दूंगा कि किस तरफ से रेडिएट होता है, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए वो आप देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन हमने एग्जाम से पहले डाल दिए थे, और नॉर्थ साइड में सिर्फ 2 इमेज ऐसी थी एक्सरे की जो उसके बाहर थी, बाकी सारी इमेजेस उसके अंदर से आई थी। लास्ट एग्जाम जो लगा था 2021 का, उस एग्जाम से पहले हमने वो सारी इमेजेस डाल दी थी अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और दोनों शिफ्ट के अंदर सारी इमेजेस उसी के अंदर से आई थी। सिर्फ दोनों दोनों एग्जाम के अंदर या दोनों शिफ्ट के अंदर एक एक इमेज थी, जो एक्सरे की कुछ इमेज थी वो उसमें से इंक्लूड नहीं थी, वो कुछ और ही थी, ठीक है, जो बच्चों को कुछ को तो समझ में भी नहीं आया कि क्या था इमेज के अंदर। सेक्रेटरी अंकित सर करवाएंगे तो अप्रैल के अंदर आपका सिलेबस और ज्यादा स्पीड से चलेगा। ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम आफ्टर 3 मंथ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं न? पूछ रहे हैं या बता रहे हैं आप? देखिए लैक्टेशन का भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। एक होता है अगर मान लीजिए फीमेल कोई लैक्टेशन नहीं करवा रही है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो जस्ट आफ्टर 3 वीक उसको क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में लेना चाहिए। अगर 1 मंथ ऑप्शन में है तो 1 मंथ आपको आंसर क्लिक करना है, अगर 3 वीक है तो 3 वीक आपको आंसर में क्लिक करना है। नॉन लैक्टेटिंग मदर के अंदर एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट कब होती है? जस्ट आफ्टर 3 वीक, 3 वीक के बाद में, जिसने लैक्टेशन नहीं करवाया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल को ऐसा आता है आपके सामने क्वेश्चन कि कोई फीमेल लैक्टेशन करवा रही है तो उसको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट कब होती है, तो वो रिक्वायरमेंट होगी आपकी आफ्टर जस्ट 3 मंथ। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में आपको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है आपकी आफ्टर 6 मंथ। ये तीनों की कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। हाँ लियोपोल्ड मैनेवर मैं पढ़ाऊंगा आपको। कुछ कुछ टॉपिक है जो इनसे हटके हैं, ठीक है, जहां पर इनका कोरिलेशन नहीं है तो मैं आपको सेपरेटली करवाऊंगा, वो उनके लिए आप चिंता ना करें। बस आपकी सारी क्यूरियोसिटी समाप्त हो गई है तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप एंटीपार्टम हेमरेज, एपीएच। एपीएच, आईपीएच और पीपीएच, 3 सिचुएशन होती है। एपीएच की अगर बात करते हैं, ब्लीडिंग इन बिटवीन 28 वीक टू जस्ट बिफोर डिलीवरी, या अगर मान लीजिएगा अपन बात करते हैं कि कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो 28 वीक के बाद में, ठीक है, और जस्ट बिफोर डिलीवरी यानी डिलीवरी फेज से ठीक पहले। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटी चीज और होती है कि डिलीवरी के अंदर भी कौन कौन सी फेज होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड होती है। तो बेटा इसके अंदर 2 फेज इंक्लूड है, ठीक है, स्टेज फर्स्ट भी इंक्लूड है और स्टेज सेकंड भी इंक्लूड है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के अंदर अगर ब्लीडिंग होगी तो उसको एपीएच में काउंट करते हैं, ठीक है। देन स्टेज फर्स्ट और सेकंड के बाद में जो ब्लीडिंग होगी
उसको अपन काउंट करेंगे आईपीएच के अंदर। सिंपली अपन सीधा सा ये पढ़ लेते हैं, डिलीवरी टाइम पे जो ब्लीडिंग हो रही है उसको आईपीएच से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आईपीएच में भी कौन सी होगी एग्जैक्ट, अगर स्टेज की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड इंक्लूड इन द एपीएच, उसके बाद में ब्लीडिंग होगी तो हम इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, इंट्रापार्टम हेमरेज के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर जस्ट डिलीवरी, डिलीवरी के बाद से लेकर 42 डेज तक जो ब्लीडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पीपीएच। बस यही तीनों चीजें अपने को पढ़नी है, समझ में आ गया। एपीएच, आईपीएच और पीपीएच। आईपीएच में कुछ स्पेसिफिक इंपोर्टेंट नहीं है, वहां तो ब्लीडिंग होनी ही होनी है, ब्लड लॉस होता है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे तो भी आपको 500 ml का ब्लड लॉस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, ए ब्लीडिंग इन बिटवीन 28 वीक टू जस्ट बिफोर डिलीवरी, कि 28 वीक के बाद में और डिलीवरी से ठीक पहले अगर जो ब्लीडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इसके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं। प्लेसेंटल कॉजेज अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा पढ़ेंगे अपन एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हो गया, यहां पर आपका जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर शिफ्ट हो गया है। प्रीविया डिनोट द पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर मान लीजिएगा प्लेसेंटा का इंप्लांटेशन यहां हो रहा है, यहां प्लेसेंटा अटैच है, इसके साथ ये बेबी आपका अटैच है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। प्रीविया डिनोट द पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की पोजीशन को डिनोट करता है प्रीविया, क्लियर हुआ। दूसरी अगर बात करते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा इट मींस प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी अगर मान लीजिएगा होना क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेज हुई, सेकंड स्टेज हुई, उसके बाद में थर्ड स्टेज में आपका प्लेसेंटा डिलीवर होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, ये हमने नॉर्मल पढ़ा है। लेकिन अगर मान लीजिएगा बेबी की डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, कि बच्चे को निकलने से पहले प्लेसेंटा को निकलने की जल्दी है, तो वो क्या हो चुका है, वहां से सेपरेट हो चुका है, दैट इज नोन एज द एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ये आपका प्लेसेंटल कोज हो गया। कुछ अनएक्सप्लेन कोज भी होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोज। जैसे मान लीजिएगा सर्विक्स के अंदर कैंसर हो गया, सर्विक्स के अंदर कोई ट्यूमर बन गई, या फिर हो सकता है कोई ट्रोमा हो गया, उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ये बात होगी किसकी, एंटीपार्टम हेमरेज के। अब इसके साइन सिम्टम्स पढ़ते हैं कि साइन सिम्टम्स में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस और सडनली ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी, रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ब्राइट रेड ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। यूट्रस कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, बोगी यूट्रस रहेगा, फीमेल को पता भी नहीं है, यानी एक्टिविटी के साथ कोई संपर्क नहीं है इसका। ऐसा नहीं कि फीमेल कोई एक्टिविटी करेगी तो ही ब्लीडिंग होगी। फीमेल मान लीजिएगा लेटी हुई है, सो रही है, तो भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है, उसको इस ब्लीडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि पैन नहीं हुआ ना फीमेल को, पैन नहीं हुआ तो ब्लीडिंग होगी डायरेक्टली, उसको पता भी नहीं है। फिर उसका एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं, प्लेसेंटोग्राफी अपन कर सकते हैं, डबल सेटअप एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं। ये सारे कुछ इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं, और मैनेजमेंट की तरफ आगे पढ़ ही लेंगे कि मैनेजमेंट इसका कैसे परफॉर्म करते हैं। ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया इस चीज के बारे में एपीएच के रिगार्डिंग, ठीक है। नहीं, अगर 28 वीक से पहले होगा तो उसे अपन एपीएच में काउंट नहीं करेंगे। 28 वीक से पहले होगा तो उसे एपीएच में काउंट नहीं करेंगे अपन, क्लियर हुआ। अब एक एक लिखते जाइएगा डेफिनेशन के साथ पूरी चीज डिटेल के अंदर कि क्या होता है एग्जैक्ट। हेडिंग लगा ली सबने, एंटीपार्टम हेमरेज। ब्लीडिंग फ्रॉम genital tract, bleeding from genital tract after 28 week of gestation and just before
डिलीवरी एंड जस्ट बिफोर द डिलीवरी। जेनेटल ट्रैक्ट से होने वाली ब्लीडिंग, जेनेटल ट्रैक्ट से होने वाली ब्लीडिंग कब? 28 वीक के बाद में और जस्ट बिफोर द डिलीवरी या फिर एक्सपल्शन ऑफ फीटस। आप साइड में लिख लीजिएगा छोटा सा, बिफोर एक्सपल्शन ऑफ फीटस। उसे हम क्या कहेंगे? एपीएच कहेंगे। क्लियर? तो यहां पे एक नोट और लगा लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ब्लीडिंग इंक्लूड इन एपीएच। फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो ब्लीडिंग होती है वो भी अपन एपीएच में काउंट करते हैं। नेक्स्ट 28 वीक, डिलीवरी, 42 डेज, एपीएच, आईपीएच और पीपीएच। एपीएच, आईपीएच और पीपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट, एपीएच पे जो इंसिडेंस होते हैं यानी होने के चांसेस, अगर 100 प्रेगनेंसी है तो 3% चांसेस होने वाले हैं, 3% इंसिडेंस। कितने होते हैं? 3% चांस होते हैं किसकी? एपीएच के। एंटीपार्टम हेमरेज के जो इंसिडेंस होता है या चांसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 3% होता है। लिखा है तक सभी ने? नेक्स्ट लिखेगा, हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस है एंटीपार्टम हेमरेज के। एंटीपार्टम हेमरेज के क्या रीजंस रहे होंगे? नेक्स्ट लिखेगा कोजेस के बारे में। व्हाट इज द कोज ऑफ एपीएच? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्लेसेंटल, सेकेंड वन इज द अनएक्सप्लेन, यानी जिनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रा प्लेसेंटल। परसेंटेज रेशियो की बात करें तो प्लेसेंटल कोज इज 70%, अनएक्सप्लेन इज 25% एंड एक्स्ट्रा प्लेसेंटल इज 5%। अब प्लेसेंटल कोज की बात करते हैं, यहां पर 2 रिस्क फैक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड वन इज द एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। पहला लिखिएगा प्लेसेंटा प्रीविया, (35%). सेकंड वन इज एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, इसका भी कितना चांस होता है? 35%। नेक्स्ट वन लिखेगा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल के अंदर सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल ट्रॉमा या फिर सर्वाइकल कैंसर।
या फिर सर्वाइकल कैंसर। ट्रॉमा हो गया, सर्वाइकल पॉलिप को ट्यूबर वगैरह हो गई, कैंसर हो गया, डायरेक्टली ब्लीडिंग होती है सर्विक्स से, वो किसके अंदर इंक्लूड होगी? आपकी एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोज के अंदर इंक्लूड की जाएगी। ये 3 फैक्टर हो गए किसके? एपीएच के फैक्टर हैं, ठीक है। अब एपीएच में अपन 2 डिजीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी? एक पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरी पढ़ेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ऐसा नहीं कि सारे कुछ पढ़ेंगे। अनएक्सप्लेन में कुछ लिखना नहीं है, जो नाम के अंदर अनएक्सप्लेन दे दी गई मतलब उनका रीजन कुछ भी हो सकता है, उनके बारे में पढ़ने का मतलब है कि वो केवल इंफॉर्मेशंस होंगी, इसके अलावा वहां से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको कुछ इंपोर्टेंट, इसलिए वहां पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है। लिखा है तक सभी ने? अब देखिएगा, हमने यहां पर परसेंटेज क्राइटेरिया तो लिख दिया है, ठीक है, परसेंटेज क्राइटेरिया लिख दिया है। देखने पे ये लगता है कि 35% ये भी इंपोर्टेंट है और 35% ये भी इंपोर्टेंट है, मतलब दोनों का रीजन्स बराबर है या दोनों का क्राइटेरिया जो है वो बराबर होता है। लेकिन एक छोटा सा नोट लिखिएगा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच, इसके नीचे नोट बनाकर लिख लीजिएगा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच। एपीएच का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है बताइएगा आप? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहने वाला है? हमने जबकि परसेंटेज तो दोनों के अंदर बराबर लिखी है ना, ये भी 35% और ये भी 35% है, तो देखने से तो ये लगता है कि दोनों के दोनों क्या है? बराबर है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा इज द मोस्ट कॉमन कॉज, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा भी गया है सीएचओ जैसे एग्जाम के अंदर। तो सर्वाइकल ट्रोमा है ये, इट्स नॉट ट्यूमर, वो पॉलिप है, पॉलिप का मतलब ट्यूमर होता है, गांठ बन गई है कोई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? प्लेसेंटा प्रीविया की, हेडिंग लगा लीजिएगा। यहां तक लिखा सभी ने? अब नेक्स्ट वन हेडिंग लगाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया फर्स्ट वन। पहली जो कंडीशन होगी वो रहेगी अपनी प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीविया, ठीक है। अब देखिए, प्रीविया वर्ड जो होता है वो डिनोट करता है पोजीशन को, यानी पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा कुछ गड़बड़ा गई है, जहां होना चाहिए वहां होता नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि प्लेसेंटा या फिर आपके जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहां पर होता है? ये आपका यूट्रस है, तो यूट्रस के सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा? आपका फंडस, उसके बाद में कौन सा होगा? आपका बॉडी कैविटी, ठीक है। ये कौन सा होता है? आपका बॉडी कैविटी, फिर नीचे आ जाएगा स्टमक और फिर नीचे आ जाएगा सर्विक्स। तो एंटीरियर या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस जस्ट नियर द फंडस, ये आपका क्या होना चाहिए? प्लेसेंटा का इंप्लांटेशन साइट होनी चाहिए मोस्ट कॉमनली, यही पढ़ा था हमने, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस जस्ट नियर द फंडस, यानी फंडस के पास में, लेकिन बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर होना चाहिए, तो आगे या फिर पीछे की तरफ हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिएगा यही प्लेसेंटा यहां अटैच ना होकर, यहां लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर अटैच हो जाता है, तो दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा प्रीविया। अब रीजंस कुछ रहे होंगे जिसके कारण ये नीचे आ गया, हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है डेसिडुअल रिएक्शन यहां पर क्या हो? डिमिनिस्ड हो, यानी यहां पर डेसिडुआ के साथ अटैच नहीं हो पाया हो कुछ,
ठीक है, या फिर हो सकता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियोसा हो। प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियोसा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा क्या होती है आपकी, थिन प्लेसेंटा होती है। थिन एंड लार्ज प्लेसेंटा को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियोसा बोलते हैं। तो वो थिन प्लेसेंटा ज्यादा देर तक यहाँ पर अटैच नहीं हो पाई, तो वो क्या आ गई, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गई। हो सकता है आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है उनके अंदर मैंने आपको बताया था सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है, तो इनके सीलिया की जो एक्टिविटी थी वो ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया, स्पीड से इस जाइगोट को इधर बाहर डाल दिया, और वो स्पीड से डाला था, वो ऊपर अटैच ना होकर सीधा आकर के आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ रीजंस रहे होंगे जिसके कारण ये नीचे आ गया। बाकी एग्जैक्ट कोज कुछ भी किसी को नहीं पता है, ये कुछ थ्योरेटिकल प्रोसेस है जिनके या हाइपोथेटिक्स है कुछ, जिनके हिसाब से इसके कोजेस बताए गए कि ये कारण रहे होंगे ताकि आपका प्लेसेंटा क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे आने के बाद भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, एक होता है लो लाइंग, एक होता है मार्जिनल, एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। चार प्रकार के टाइप्स होते हैं। लो लाइंग की अगर बात करते हैं यानी जस्ट नियर द इंटरनल ऑस, ठीक है, इंटरनल ऑस के, ये मान लीजिएगा ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनल ऑस है, ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था ना सर्विक्स के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस दो होते हैं, एक्टो सर्विक्स, एंडो सर्विक्स। अब चीजें काम आएंगी यहाँ, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, वेरी गुड। अब वो चीजें काम आएंगी जो आपने नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव्स के अंदर पढ़ रखी है। जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए सबसे सटीक चीज होगा कि उनको इंस्टेंट समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी अभी भी वक्त है, आप पुरानी चीजों को पढ़ लीजिएगा, ताकि अब डिजीज पोर्शन में थोड़ा स्पीड में चलने वाला हूं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका इंटरनल ओस होता है। सर्विक्स के अंदर हमने बात की थी एक्टो सर्विक्स, एंडो सर्विक्स, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। ओपनिंग जो होती है सर्विक्स की उसको क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं। तो पहला अपना क्राइटेरिया होता है क्या, लो लाइंग प्लेसेंटा। लो लाइंग के अंदर क्या होगा कि सर्विक्स के पास में आके, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्विक्स को कवर करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, सर्विक्स के पास में आकर क्या होगा आपका प्लेसेंटा अटैच हो जाएगा। दिस इज ए लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरी अगर बात करते हैं मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, किनारे ही इसके पास में आ गए। मार्जिन का मतलब क्या होता है, किनारे ही होते ना, तो क्या हुआ, समझा रहा हूं फिर एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, मार्जिनल में क्या होगा कि आपकी जो प्लेसेंटा के मार्जिन है वो सर्विक्स के मार्जिन के साथ अटैच है, लेकिन सर्विक्स को कवर नहीं कर रहे, सर्विक्स को कवर नहीं कर रहे। तीसरा होता है इनकम्प्लीट। तीसरा क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट होता है। ये आपका इंटरनल ओस है, ये आपका एक्सटर्नल ओस है, तो इसको क्या कर लिया है प्लेसेंटा ने, आधा कवर कर लिया है। इस प्रकार प्लेसेंटा थोड़ा बहुत तो सर्विक्स के ऊपर है, सर्विक्स के इंटरनल ओस के ऊपर है, और थोड़ा बहुत आपके लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ में अटैच है। ये हो गया आपका इनकम्प्लीट। और लास्ट वन क्या होता है आपका कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, यानी पूरा का पूरा प्लेसेंटा क्या होगा, सॉरी, पूरा का पूरा प्लेसेंटा क्या होगा आपके इस इंटरनल ओस के ऊपर ही आकर चिपक गया है, और फिर इसी इंटरनल ओस के ऊपर आकर चिपका हुआ है, और यहां से इसके साथ क्या अटैच है, बेबी अटैच है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, होना क्या चाहिए था सर, होना ये चाहिए था। यहां पर मान लीजिए हम बैक साइड बना देते हैं, यहां पर आपका प्लेसेंटा अटैच होना चाहिए था, और इसके साथ में ये आपका क्या होना चाहिए था, बेबी होना चाहिए था, और इसके साथ प्लेसेंटा इस प्रकार अटैच होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन, दिस इज द लो लाइन, दिस इज द मार्जिनल, दिस इज द इनकम्प्लीट, एंड दिस इज द कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ये सिचुएशन होती है आपकी किसकी, प्लेसेंटा प्रीविया की। समझ में आ गया, एक इमेजिनेशन आपने कर लिया कि प्लेसेंटा कहां कहां अटैच है। आपने एक इमेजिनेशन कर लिया कि प्लेसेंटा इसमें सर्विक्स के थोड़ा ऊपर है, इसमें सर्विक्स के कॉर्नर के साथ चिपक गया, इसमें सर्विक्स को आधा कवर कर लिया, इसमें सर्विक्स को पूरा कवर कर लिया। इस प्रकार आपके प्लेसेंटा प्रीविया के अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए अब आपने समझ लिया, अब डेफिनेशन लिख लीजिएगा फटाफट। डेफिनेशन में लिखिएगा द इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, implantation of the placenta in lower uterine segment is known as the placenta previa। कि जब प्लेसेंटा का इंप्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इंप्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट is known as प्लेसेंटा प्रीविया। उसे हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। ठीक है,
क्लियर? नेक्स्ट, either may be partially and completely cover the internal os. ये जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इस सिचुएशन में आपका इंटरनल ओस या तो पार्शियली भी कवर हो सकता है या फिर कंप्लीटली भी कवर हो सकता है। दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा प्रीविया। और प्रीविया का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, प्रीविया डिनोट द पोजीशन। इस प्रीविया का मतलब होता क्या एग्जैक्टली? पोजीशन। ताकि आपको नाम देखते याद रहेगा, क्योंकि जब प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा दोनों पढ़ लेते हैं ना, फिर दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया और कौन सा एब्रेप्सियो प्लेसेंटा है। तो प्रीविया से याद रखेगा, प्रीविया डिनोट द पोजीशन। ठीक है? नेक्स्ट एक नोट लगा के और लिख लीजिएगा कि इम्प्लांटेशन नॉर्मली होता कहां है। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े हुए हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी तरह भूल जाते हैं, तो उनके लिए याद रखने के लिए भी जरूरी है। लिखिएगा नॉर्मली द इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा normally implantation of placenta at एंटीरियर पोस्टर दोनों हो सकते हैं, लेकिन पोस्टर ज्यादा चांसेस होते हैं। एट पोस्टीरियर वॉल ऑफ posterior wall of body of uterus just near the fundus, just near the fundus, फंडस के पास में। लिखा सभी ने? नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी क्या रही होगी। एग्जैक्ट ईटियोलॉजी इज अननोन। ये पहला वर्ड सुनते ही दिमाग करता है कि अब आगे कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना है। ठीक है? हाँ, मेरी तरफ मैं भूल जाता हूं चीजों को, ज्यादा याद नहीं रहती है मुझे। लिखा सभी ने यहां तक? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट etiology unknown। बट कुछ कुछ होती भी तो है, तभी तो ये डिजीज हुई है। तो इसमें लिख लीजिएगा डिमिनिस्ड या पुअर डेसिडिवल रिएक्शन। डिमिनिस्ड या पुअर डेसिडिवल रिएक्शन यानी डेसिडिवा के साथ में अटैच होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी के एंडोमेट्रियम को डेसिडिवा कहते हैं, तो इसके साथ में प्लेसेंटा अटैच होगा। अगर मान लीजिएगा डेसिडिवा इसको अटैच नहीं कर पाया तो क्या होगा बेचारा? अगर मान लीजिएगा इसको डेसिडिवा अटैच नहीं कर पाया तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरेगा जहां रहेगा वहीं पर इसका इंप्लांटेशन हो जाएगा। तो पुअर डेसिडिवल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है? या फिर क्या हो सकती है? इंक्रीज सिलियरी एक्टिविटी, इंक्रीज सिलियरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की सिलियरी एक्टिविटीज क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। तो भी क्या हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया था कि उसके कारण क्या होगा? आपका जाइगोट सीधा कहां जाएगा? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। क्लियर? और जब मान लीजिएगा सिलियरी एक्टिविटी फैलोपियन ट्यूब की बढ़ जाएगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आपका जाइगोट जो है वो गिर जाता है। दैट इज नोन एज ड्रॉपिंग डाउन।
ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ये स्टडी बेसिस बताया गया है कि ऐसा होता होगा। जब सिलियरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आपका जो जाइगोट है वो क्या हो जाएगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर गिर जाता है। So rapid shifting of zygote, rapid shifting of zygote, zygote का रैपिड शिफ्टिंग होगा। डेसिडिवल रिएक्शन, रिएक्शन ऐसे तो लिखते हैं, मेरे जितना याद करके दिमाग खराब नहीं करना है, आप तो उतना याद करो जितना आपका सिलेक्शन हो जाए ना। हमारा माथा फिर शाम को काम नहीं करता है। देखा होगा आपने टीचर्स को, टीचर्स का दिमाग इतना ही रहता है। अब ऐसे पढ़ाते पढ़ाते जब 10-12 साल निकल जाएंगे उसके बाद में दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि डेली 7-8 घंटे पढ़ाना और रेगुलर अगर 10-12 साल तक पढ़ा लिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा इस दिमाग के अंदर। लिखा सभी ने? चलिए अब लिखे थे अपन इसके टाइप्स, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है, जो पता था वो सिर्फ यही है, ठीक है। जितना हमें पता था वो हमने लिख लिया है। यहां से कोजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन कभी नहीं आते कि क्यों होता है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इसके अंदर से। हाँ, टाइप्स के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमएसएन कब स्टार्ट होगा सर? एमएसएन तो आप ये मानिए कि मेरा चैप्टर खत्म हुआ ओबीजी का, उसके बाद में आप मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे आपको, ठीक है। फिर मैं आऊंगा आखिरी में, जब आपकी एग्जाम नजदीक होगी तब आऊंगा मैं, उससे पहले नहीं आऊंगा। फिर आने वाले 2-3 महीने 4 महीने बाकी अदर टीचर ही क्लास लेंगे आपकी। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है। जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेकर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर खुद को आप कमजोर समझ रहे हो ना, तो ये आपकी गलत फहमी है। माइंड सबको भगवान ने बराबर दिया है, बस काम कितना लेते हैं उसको ये डिपेंड करता है। तो आप उसको यूज में लेंगे उतना ही आपके अंदर निखार आता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स के रिगार्डिंग। खुद पे मेहनत किया करो, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अच्छा, यूट्यूब पर देखोगे मुझे? हाँ, देखो कहां दिमाग लगाया बच्चों ने। चलिए, टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। सिचुएशन बता दी, उनके अंदर होता क्या है वो अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेगा टाइप फर्स्ट, सबसे पहले लिखेगा टाइप फर्स्ट, या फिर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप फर्स्ट या मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है? शुरू पीडिया तो पढ़ाएंगे, जब शुरू से पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए अब फोकस कर लीजिए, जल्दी से कवर करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन पूरा एपीएच पढ़ेंगे और पूरा पीपीएच पढ़ेंगे, उसके बाद में मल्टीपल प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, आपका साथ रहा तो, है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए, इस चीज को समझेगा। हाँ, मैंने इसके लिए बताया था आपको कि आपका जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स के ओस से ऊपर रहता है, ठीक है, यानी मार्जिन सेकंड बना जाएगा मार्जिनल। तो डायग्राम मैंने आपको बताया था, इसमें होगा क्या, मेजर पार्ट रहेगा आपका अपर में और माइनर पार्ट रहेगा आपके लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, दैट इज ए लो लाइन। उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी मार्जिन लिख दिया क्या, तभी मैं देख रहा हूं हुआ क्या ये, आपने भी नहीं बताया क्या सर? आपने लिखा टाइप फर्स्ट और लिख दिया मार्जिनल। दिस इज द लो लाइन, मार्जिनल इज द सेकेंड,
लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। हाँ, चलिए चलिए, बातों में मत लगाइए मुझे, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा फिर, है ना। टाइप फर्स्ट, मैंने कहा मैं समझा कुछ रहा हूं, लिख कुछ दिया। तो इसमें क्या हुआ था, ये आपका सर्विक्स है, छोटा सा ऐसे साइड में डायग्राम बनाते रहिएगा आप, है ना, ताकि उससे आपके माइंड के अंदर पिक्चर क्लियर बन जाएगी। तो उसमें होगा क्या, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इन अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड मिनिमम पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज द लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। उसे हम लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। ठीक है, तो उसमें सिंपली लिख लीजिएगा, द मेजर पार्ट इन upper uterine segment and minor in lower uterine segment, माइनर इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्या यहां पर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, जी बिल्कुल, यहां पर क्या है, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। सर्विक्स से तो बहुत दूर है, यानी सर्विक्स के पास में नहीं आ रहा आपका प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा नॉट इम्प्लांट नियर द सर्विक्स। प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो सर्विक्स के पास में नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने, चलिए आगे लिखेगा, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा नॉट द implantation of placenta not up to level of cervix, सर्विक्स के लेवल तक नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल, वेजाइनल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल। वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू आप बेबी को डिलीवर करवा सकते हैं, आपको कोई रिस्क नहीं है इसमें, होगा तो वैसे भी होगा, लेकिन इस सिचुएशन के कारण रिस्क नहीं हो सकता। यहां पर आप करवा सकते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, एनवीडी परफॉर्म करवा सकते हैं, बाकी इसके कारण कोई रिस्क नहीं होगा बेबी को, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखेगा सेकंड वन, टाइप सेकंड या मार्जिनल। नेक्स्ट लिखेगा सेकंड वन, टाइप सेकंड या मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, द इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा एट द लेवल ऑफ सर्विक्स, यानी नियर द सर्विक्स, सर्विक्स के पास में। ठीक है, लास्ट लाइन बताइएगा सर, मेजर पार्ट इन द अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड माइनर पार्ट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी थोड़ा बहुत पार्ट लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट क्या होगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। वेजाइनल डिलीवरी यहां पर पॉसिबल है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं मार्जिनल में क्या होगा, मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, मार्जिन आपस में अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपली लिख लीजिएगा, द मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा implant in lower uterine segment and minor part in अपर यूटेराइन सेगमेंट, कुछ पार्ट अपर में रहता है। ठीक है, सो इम्प्लांटेशन ऑफ
प्लेसेंटा at the level of cervix, सर्विक्स के लेवल के ऊपर, बट नॉट कवर इट, बट इसको कवर नहीं करता है, बट इसको कवर नहीं करेगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा एट द लेवल ऑफ सर्विक्स बट नॉट कवर इट, जैसे छोटा सा चित्र बना लीजिए, कुछ इस प्रकार, ठीक है। कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। अगर मान लीजिए आपको सीधा सीधा पूछे कि मार्जिनल के अंदर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल। अब देखिएगा इसके दो प्रकार भी होते हैं, यहां पर एक लाइन लिख लीजिएगा, अगर मार्जिनल आपको पूछे और फिर वेजाइनल डिलीवरी के लिए पूछे तो आप क्या कहेंगे, वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल। वेजाइनल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल है। अब इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक होता है टाइप सेकंड एंटीरियर, एक होता है टाइप सेकंड पोस्टीरियर। अब एंटीरियर पोस्टीरियर का मीनिंग क्या होता है सर, एंटीरियर के अंदर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, पोस्टीरियर में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्या रीजन रहा, एंटीरियर का मतलब क्या हुआ, पोस्टीरियर का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिख लीजिएगा एक बार इसको फटाफट। नेक्स्ट लिखिएगा टू टाइप्स, यानी इसके दो प्रकार डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट लिखेगा टू टाइप्स ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप 1 एंड टाइप 2। ऐसे जी नहीं, एक होगा टाइप सेकंड एंटीरियर, एक होगा टाइप सेकंड पोस्टीरियर। टाइप सेकंड में दो होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। इन पोस्टीरियर एनवीडी इज नॉट पॉसिबल। क्लास रिपीट हो रही है, अच्छी बात, आपको रिपीट करने का मौका मिल रहा है, फटाफट रिपीट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिए बेटा, ठीक है। लिख लिया सभी ने, चलिए आगे बात करते हैं दो टाइप्स के बारे में कि दो टाइप कौन कौन से होते हैं। टू टाइप्स, पहला होता है आपका टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए जो प्लेसेंटा है, देखिएगा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में तो भाई टाइप सेकंड पोस्टीरियर मोस्ट डेंजरस स्टिल वर्दी साइन प्रेजेंट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है वो भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल से ना। अब इसमें देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, टाइप सेकंड एंटीरियर और टाइप सेकंड पोस्टीरियर के अंदर डिफरेंस क्या है, एंटीरियर का मतलब क्या होगा, पोस्टीरियर का मतलब क्या होगा। बाकी तो सारी चीजें रटने की है, ये दो चीज समझ लीजिएगा। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, सामने की तरफ। अब सामने क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस में होगा, बोन में मत करवाइए बेटा, ठीक है। ऐसे आप इम्प्लांटेशन करवाएंगे तो फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। टुवर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलना है, क्या बोलना है, टुवर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ हो सकता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस में मत करवाइएगा ना, बच्चे की जिंदगी है, हम क्यों ही से परेशान करें। तो यहां पर क्या है, अगर मानते अपन पेल्विस का, तो यहां पर क्या आपका पेल्विस का सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला पार्ट पाया जाता है, ठीक है।
यहां क्या पाया जाता है आपका पेल्विस का सिम्फाइस प्यूबिस वाला पार्ट पाया जाता है, और पीछे जाकर ये क्या बना देगा, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। पीछे क्या बना देगा, पीछे क्या बना देगा, सैक्रल प्रोमोनेंट्री बना देगा। कुछ इस प्रकार मान लीजिए पेल्विस है, ठीक है। हाँ, तो एंट्री की अगर बात करें तो जस्ट बिहाइंड द सिम्फाइस प्यूबिस, या तो ये कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एंट्री में क्या होगा, जस्ट टुवर्ड द सिम्फाइस प्यूबिस, मतलब यहां की तरफ आपका क्या होगा, इंप्लांटेशन होगा। पीछे भी यहीं पर होगा, लेकिन पीछे क्या है आपका, देखिए ये पूरा होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है ना आपका यूट्रस, इस प्रकार राउंडेड स्ट्रक्चर है ना। तो अगर आगे की तरफ होगा तो एंटीरियर, पीछे की तरफ होगा तो पोस्टीरियर, बस इतना ही है। तो एंटीरियर का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड द सिम्फाइस प्यूबिस आपका क्या हो जाएगा, इंप्लांटेशन हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। तो उसमें लिख लीजिए, अगले महीने से एमएसएन स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। टाइप सेकंड में लिखेगा सबसे पहले, द इम्प्लांटेशन टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इम्प्लांटेशन टुवर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगी आपकी। क्या है, वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल, इसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला है। दूसरा लिखेगा, टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, implantation towards the sacral promontory, sacral promontory की तरफ क्या होगा, implantation होगा, ठीक है। and vaginal delivery is not possible। vaginal delivery is not possible। अब देखिए यहां से एक चीज है, ये सैक्रल प्रोमोनेंट्री आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो मैं आपको समझा देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है। जहां आपका पेल्विस आगे की तरफ जॉइंट बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिम्फाइस प्यूबिस। ऐसे ही क्या जाता है आपका पीछे की तरफ, जहां आपके सैक्रल पार्ट है, ठीक है, ये आपकी वर्टिब्रा आ रही है, यहां जो जॉइंट बन रहा है, ठीक है, इस पार्ट को अपन क्या कहेंगे, सैक्रल प्रोमोनेंट्री कहते हैं। पीछे वाले पार्ट को सैक्रल प्रोमोनेंट्री कहते हैं। अब अपन देखिएगा इनलेट, ठीक है, पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट, तीन क्राइटेरिया पढ़ते हैं पेल्विस के अंदर। इनलेट का मतलब सबसे ऊपरी वाला पार्ट, ठीक है। अगर मान लीजिएगा ये कोई राउंडेड स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर की यानी जस्ट ओपनिंग की डायमीटर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर इसके अंदर के डायमीटर पढ़ेंगे, फिर इसके बाहर के डायमीटर पढ़ेंगे। तो इनलेट, कैविटी और आउटलेट, ये तीन डायमीटर अलग अलग पढ़ेंगे अपन पेल्विस के अंदर। तो यहां होता क्या है, पेल्विक इनलेट का जो एंटेरोपोस्टर डायमीटर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर मान लीजिएगा कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, आपका पेल्विस ऐसे फिक्स नहीं होता, कुछ आगे की तरफ झुका हुआ होता है। इसे अपन एंगल वगैरह सारे पढ़ेंगे पेल्विस के अंदर, आगे की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। यहां नीचे तो क्या है आपका, नीचे तो क्या आपका सिम्फाइस प्यूबिस, यहाँ पीछे सैक्रल प्रोमोनेंट्री। अगर यहां हो रहा था तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल थी, यहां हो रहा है तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो एंटीरियर पोस्टर डायमीटर है वो इसके कारण डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा आप, ड्यू टू पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, ड्यू टू, आगे लिख लीजिए ना ताकि सारी चीज अच्छे समझ में आ जाएगी आपको। यहां तक सबने लिख लिया होगा, आगे लिखेगा, ड्यू टू पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन, जब पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज
एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट, इनलेट का एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? दैट इज 11 सेंटीमीटर, जो कि कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। दैट इज 11 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, जब प्लेसेंटा, आप ये देखिएगा कि जब प्लेसेंटा यहां चिपक जाएगा तो ये जो डायमीटर अपन नापने वाले हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अब प्लेसेंटा की भी तो प्लेसेंटा की थिकनेस कितनी होती है, सेंटर से थिक होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है सेंटर से, तो 2.5 सेंटीमीटर तो कम हो गया आपका। अब ये जब कम हो गया और फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट वहां से निकलेगा, फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट वहां से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, आपकी प्लेसेंटा कंप्रेस हो जाएगी, या फिर प्लेसेंटा वहां से क्या हो सकती है, प्लेसेंटा वहां से क्या हो सकती है, सेपरेट भी हो सकती है। जब सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी चलेगी, अगर मान लीजिए यहां पर प्लेसेंटा अटैच है और ऊपर से बेबी आ रहा है, तो उसको बेबी क्या करेगा, उसको ब्रूसिंग, ठीक है, ब्रूसिंग इंजरी हो गया, इसके रगड़ लगाएगा, ठीक है, जिसके कारण प्लेसेंटा यहां से सेपरेट हो सकता है। 2.5 सेंटीमीटर तो कम हो गया ना आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो उसके कारण अपन जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है, टाइप सेकंड पोस्टीरियर, उसको अपन क्या मानते हैं, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया मानते हैं। क्या मानते हैं, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया मानते हैं। ठीक है बेटा, पीछे का तो बहुत देर होगी लिखे हुए, फटाफट लिखेगा। तो इनलेट का एपीडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपका फीटल हेड कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, डेंजरस वाले भी कर दूंगा। ठीक है, इनलेट का कम होगा बेटा। ठीक है, एंटरपोस्टल डायमीटर की अगर बात, मैं आपको जब डायमीटर पढ़ाऊंगा तब आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आ जाएंगी किसका कम हो रहा है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉकिक्स बेबी को इंजरी नहीं होगी क्या, कॉकिक्स अंदर थोड़ी है, आप क्या समझ रहे हैं, कॉकिक्स पार्ट कहां है, यूट्रस के अंदर थोड़ी ना होगा, यूट्रस तो बीच में प्रेजेंट है आपका, डायरेक्टली ऐसे थोड़ी कि बोनी पार्ट आपके यूट्रस के अंदर आ रहा है। लास्ट में आपका जो वर्टिब्रास होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, पेल्विस के बाद में आपकी जो कॉकिक्स होगी वो पीछे की तरफ मूव करती हुई रहती है ऐसे, तो ऐसे इंजरी थोड़ी होगी, तो फिर सारे बच्चों के सिर फूटे हुए होंगे, है ना। तो उसमें लिख लिया सभी ने, डिक्रीज द एंटीपोस्टल डायमीटर ऑफ इनलेट। ठीक है, इनलेट का डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, फीटल हेड कंप्रेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी फीटल हेड कंप्रेशन, फीटल हेड क्या हो जाएगा, फीटल हेड का कंप्रेशन होगा, और फीटल हेड के कंप्रेशन के कारण क्या होगा, डिक्रीज द फीटल हार्ट रेट, डिक्रीज fetal heart rate. So due to the compression of fetal head, fetal heart rate decrease, that is known as the Stillworthy sign. उसको हम क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिएगा जैसे ही फीटस क्या करेगा, मूव ऑन करेगा, वहां से आगे की तरफ मूव करेगा, और फीटल हेड कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद में हार्ट रेट भी डिक्रीज होगी, तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, स्टिलवर्दी साइन बोल सकते हैं।
और इस प्लेसेंटा प्रीविया को अपन क्या बोल सकते हैं, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर लिखेगा सो कॉल्ड एज स्टिल वर्दी साइन। इसे क्या कहेंगे अपन, स्टिल वर्दी साइन कहेंगे। और ये प्लेसेंटा प्रीविया क्या कहलाएगी, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। So it is called वेजाइनल डिलीवरी का मैंने आपको लिखवाई दिया, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, ओनली सिजेरियन सेक्शन। केवल सिजेरियन सेक्शन अपन यहां पर कर सकते हैं। वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, ओनली सिजेरियन सेक्शन वी कैन परफॉर्म। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा टाइप थर्ड। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप थर्ड प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइन हो गया, मार्जिनल हो गया, थर्ड वन लिखेगा इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा लिखेगा इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप थर्ड इनकम्प्लीट या पार्शियल या पार्शियल या फिर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। अब इनकम्प्लीट और पार्शियल के मतलब क्या हो गया है, यहां पर पार्शियली कवर होगा आपका कौन, इंटरनल ओस पार्शियली कवर होगा कुछ इस प्रकार। इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा ऑन इंटरनल ओस, इंटरनल ओस के ऊपर इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, और पार्शियली कवर करके रखेगा इसको, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी लिख लीजिएगा प्लेसेंटा implant just near internal os and cover it partially. Vaginal delivery not possible. Vaginal delivery not possible. फोर्थ लिखिएगा कंप्लीट या टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ या फिर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया या फिर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 4 या फिर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। यहां पर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ओनली सीएस, ओनली सिजेरियन सेक्शन वी कैन परफॉर्म, हम सिजेरियन सेक्शन ही कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया आल्सो नॉन एज टोटल प्लेसेंटा प्रीविया या फिर सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। इसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा जस्ट ओवर द इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस के ऊपर ही होता है, ठीक है।
implantation placenta just over internal os and fully cover the internal os। और आपके इंटरनल ओस को क्या करेगा, ये पूरी तरीके से कवर करके रखेगा। उसे हम क्या कहते हैं, टाइप 4 कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया या फिर टोटल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। लिख लिया सबने। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। क्या क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर इसके साइन सिम्टम्स से बनाए जाते हैं। तो याद है, लिखिएगा जल्दी से। नेक्स्ट स्टडी लगा लीजिएगा साइन एंड सिम्टम्स। साथ साथ में इसके डायग्राम तो आप बना ही रहे हैं ना, बनाते रहेगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी याद करने के अंदर। चीजों का डायग्रामेटिक होना बहुत अच्छा सही होता है, परेशानी नहीं होती हमें। लिख लिया सबने। नेक्स्ट स्टडी लगाएगा साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या साइन सिम्टम्स होने वाले हैं, हेडिंग लिखेगा द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। देखिएगा साइन सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो यहां पर ब्लीडिंग कैसी होगी, पेनलेस होगी, कॉजलेस होगी। स्पॉन्टेनियस सडन ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। जस्ट 1 मिनट। ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी। और बताइएगा एसोसिएटेड टू वुमन एक्टिविटी, अच्छा नॉट एसोसिएटेड। हाँ चलिए, जो भी साइंस सिम्टम्स मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताए थे वो सारे लिखने हैं, ठीक है, लिखते जाएगा फटाफट। स्पॉन्टेनियस एंड सडन ब्लीडिंग, ब्राइट रेड इन कलर, ब्राइट रेड इन कलर। ब्लीडिंग जो होगी वो कैसे होगी, ब्राइट रेड होगी, ठीक है। कॉजलेस एंड पेनलेस ब्लीडिंग, अब दो नाम आते हैं, एक आता है रिकरेंट और एक आता है रिवाइल्ड ब्लीडिंग, ठीक है। मीनिंग क्या होता है दोनों का, यहां पर रिकरेंट होती है, रिवाइल्ड होती है। सर दोनों अलग अलग हैं। देखिए एक तो होता है रिकरेंट, दूसरी में नाम लिखता हूं रिवाइल्ड। रिकरेंट एंड रिवाइल्ड ब्लीडिंग। रिवाइल्ड ब्लीडिंग वो होती है, रिकरेंट का मतलब आपकी कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हुई उसके बाद फिर कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। रिवेल्ड का मतलब होता है ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू आपको ब्लड बाहर देखने को मिलेगा, दैट इज द रिवेल्ड ब्लीडिंग। क्लियर, इसमें छोटा सा लिख लीजिए आगे, ब्लड एक्सपेल आउट बाय द वेजाइना। ब्लड एक्सपेल आउट बाय द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा। सर इफ द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज मोर हैवी लार्ज सरफेस एरिया, देखिए अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो मैंने आपको बताया था अभी प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियोसा, वो तो फिर एब्नॉर्मल प्लेसेंटा की सिचुएशन क्रिएट करता है वेट की अगर बात करें तो। बाकी सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था
प्लेसेंटा मेम्ब्रेनोसा में क्या होता है, सरफेस एरिया ही ज्यादा होता है, इसलिए प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाता। थिन प्लेसेंटा होती है, यानी प्लेसेंटा पतली होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका, ठीक है, तो उसके कारण वो अटैच नहीं हो पाती है प्रॉपरली, और वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर आ जाती है। वो क्या होती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर आ जाती है। चलिए नेक्स्ट, और क्या कॉजेस हो सकते हैं इसके, सॉरी क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। यूट्रस कैसा रहेगा आपका, सॉफ्ट एंड बोगी यूट्रस कैसा रहेगा। चलिए ब्लीडिंग का लिख लेते हैं पहले पूरा। ब्लीडिंग डज नॉट एसोसिएटेड with activity of mother। मदर की एक्टिविटीज के साथ कोई कोरिलेशन नहीं करती है। कोजलेस लिखा है, चलिए एक चीज में, कोजलेस यहां पर क्या लिखा है हमने, ब्लीडिंग का कोज नहीं है, ये जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट का इम्प्लांटेशन हो रहा है उसका कोज मैंने बताया था प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियोसा। ब्लीडिंग का कोई कोज नहीं है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है पता नहीं है हमें, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंप्लांट हो गई, अब ब्लीडिंग क्यों हो रही है इसका कोज नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक ब्लीडिंग हो गई। फीमेल तो अपनी क्या करी थी, रेस्ट करी, रात को आराम से खाना वाना खा के वो सोई थी, और सुबह उसने देखा कि ब्लीडिंग हो रही है, तो उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि उसके कारण ब्लीडिंग हो गई हो, उसने कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं की कि ब्लीडिंग हो गई हो, वो रिलैक्स अपने ऑफिस के अंदर बैठी थी, उसके बाद में उसको ब्लीडिंग हो गई। तो ये सिचुएशन है कि कॉजलेस है। अगर जैसे मान लीजिए कुछ ट्यूमर हो या और कोई सिचुएशन हो तो अपन कह सकते हैं, तो यहां पर किसी प्रकार का कोई कोज नहीं है, ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेनलेस तो लिख दिया ना, कोजलेस एंड पेनलेस ब्लीडिंग। और इसके अलावा क्या हो सकता है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, यानी किसी प्रकार की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इट मींस ब्लीडिंग इन रेस्टिंग पीरियड। नेक्स्ट वन, यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस कैसा रहेगा, यूट्रस इज सॉफ्ट, उसमें सॉरी यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का कोई टॉनिसिटी नहीं है, या फिर बॉगी यूट्रस। कैसा रहेगा यूट्रस, बॉगी यूट्रस रहेगा, यानी खाली जैसे अपन कह सकते हैं। सॉफ्ट रहेगा, रिलैक्स रहेगा, किसी प्रकार की टोन नहीं है, किसी प्रकार के कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ऐसे नहीं कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अपन हाथ रख के देखेंगे फीमेल के फंडस पार्ट के ऊपर, तो फंडस कैसा फील होगा आपको, सॉफ्ट फील होगा, फर्म नहीं होगा। तो बोगी यूट्रस अपन कह सकते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं, या रिलैक्स यूट्रस कह सकते हैं, एंड रिलैक्स यूट्रस। ये सारे क्या है, इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। क्लियरली समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट लिखिएगा डायग्नोसिस, नेक्स्ट लिखिएगा डायग्नोसिस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डायग्नोसिस। ये ऐसा पेन है वो कभी अपनी जिंदगी में खत्म नहीं होगा ना। पीवी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, डबल सेटअप पीवी इज परफॉर्म। जी वेरी गुड, चलेगा। डायग्नोसिस के बारे में लिखिएगा।
फर्स्ट वन इज द प्लेसेंटोग्राफी. एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा अंडर द यूएसडी. यूएसडी के अंडर में अपन क्या करेंगे, प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करेंगे. एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा अंडर द यूएसडी. यूएसडी के अंडर में अपन क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. परवेजनल एग्जामिनेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है. बिकॉज implantation in लोअर सेगमेंट. क्योंकि लोअर सेगमेंट में इंप्लांटेशन है. अगर मान लीजिए आप पीवी करते हैं, ठीक है, तो पीवी के दौरान क्या हो सकता है, यहां से फिंगर टिप के द्वारा क्या हो सकता है, यहां से फिंगर टिप से क्या हो सकता है, आपका जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो सकता है. पहले प्लेसेंटा फ्री हुआ था और आपने क्या कर दिया, पीवी करके उसको एब्रेप्सियो प्लेसेंटा कर दिया, तो ब्लीडिंग होना लाजमी है. तो हम क्या करेंगे, इस चीज को अवॉइड कर देंगे. ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वहां से एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हो जाएगा. समझ में आ गया. सो बिकॉज ऑफ इम्प्लांटेशन इन लो यूट्राइन सेगमेंट. अब देखिएगा, ये जो टेस्ट है वो अपन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन किसके अंदर, ओटी के अंदर. ठीक है, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पे, डबल सेटअप एग्जामिनेशन. डबल सेटअप एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है, फिंगर एग्जामिनेशन, यानी पीवी की बात करें. ठीक है, फिंगर एग्जामिनेशन परफॉर्म इन ऑपरेशन थिएटर, ओटी में परफॉर्म करेंगे. सर हर टाइप में पीवी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी या सिर्फ टाइप थर्ड एंड फोर्थ में ही? हर टाइप में पीवी आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी. पीवी तो आप कर ही नहीं सकते. डबल सेटअप में पीवी मींस पीवी इन ओटी ओनली, कीपिंग द एवरीथिंग रेडी फॉर सिजेरियन सेक्शन. जी बिल्कुल, वेरी गुड. ठीक है, अब हुआ क्या है, हमें पता है कि फीमेल को क्या है, लो यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांटेशन है. अगर आप मान लीजिए पीवी करते हैं तो ब्लीडिंग होगी, उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो हम क्या रखते हैं, सिजेरियन सेक्शन के लिए पूरा रेडी रखते हैं. क्या रखते हैं, सिजेरियन सेक्शन के लिए पूरा रेडी रखते हैं सब कुछ. देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, पीवी एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं. क्या करते हैं, पीवी एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं. अगर मान लीजिएगा खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो जाए तो इंस्टेंटली उसे मैनेज किया जा सके, इसलिए ओटी के अंदर परफॉर्म करते हैं. फीमेल को एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद अपन क्या करते हैं, पीवी परफॉर्म करेंगे इन द ओटी, कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो इंस्टेंटली अपन क्या कर सके, उसका सिजेरियन सेक्शन करके मैनेज किया जा सके. ये होता है डबल सेटअप एग्जामिनेशन, यानी दो सेट तैयार है इसमें. यहां क्या है, डबल सेटअप का मतलब दो सेट तैयार है. एक तरफ तो वो नर्स तैयार है जो सिजेरियन सेक्शन करेंगी, दूसरी तरफ वो नर्स रेडी है जो पीवी परफॉर्म कर रही है. अगर ड्यूरिंग द पीवी कुछ भी इश्यू होता है तो तुरंत क्या होगा, जो पैरेलल सेटअप तैयार है उस पर क्या कर देंगे, उसका सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म कर देंगे. इसका मतलब होता है डबल सेटअप एग्जामिनेशन या फिंगर एग्जामिनेशन परफॉर्म इन द ऑपरेशन थिएटर. लिख लिया सभी ने. अब हेडिंग लिखेगा मैनेजमेंट क्या होने वाला है. अब इस कंडीशन का मैनेजमेंट अपन कैसे परफॉर्म करेंगे.
मैनेजमेंट। समझ में आ गया ना सभी को? देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी केस आता है एपीएच का, केस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, एपीएच का केस हुआ या कंडीशन हुई तो हॉस्पिटलाइज तो उसको करेंगे ही। क्या करेंगे? उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में सबसे पहले उसके क्या देखेंगे? वाइटल साइंस को असेस करेंगे। ठीक है, हाँ इसमें लिख दीजिएगा केस ऑफ एपीएच, तुरंत हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइज करते ही क्या करेंगे? 3 चीजें परफॉर्म करेंगे। सबसे फर्स्ट वन इज द आईवी फ्लूइड, उसके बाद में मैटरनल वाइटल्स, नेक्स्ट के बाद में असेस फीटल हार्ट रेट। असेस फीटल हार्ट रेट अब हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास में 2 रास्ते हैं, एक है अपना एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, एक अपना एक्टिव मैनेजमेंट। एक है अपना एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, दूसरा होता है अपना एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड एंड एक्टिव मैनेजमेंट, तो 2 प्रकार के मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। जैसे ही कोई आपको, अगर मान लीजिए आपके घर में ही होता है, ऐसा ना हो, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपके पास में हॉस्पिटल में पेशेंट आया, तो सबसे पहले अपन क्या कर देंगे? ब्लीडिंग हो रही है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आईवी लाइन स्टार्ट कर देंगे। आईवी लाइन स्टार्ट करके फिर क्या करेंगे? अपन मैटरनल वाइटल्स को असेस कर लेंगे, देन उसके बाद में फीटल हार्ट रेट को असेस करेंगे। अब 2 जो मैनेजमेंट है, एक अपना एक्सपेक्टेड और एक अपना एक्टिव, वो कौन सी सिचुएशन में करते हैं ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है अपने पास में। ठीक है, तो यहां तक लिखेगा सभी। देखिए, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? हम किसी से उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद किस चीज की होगी? कि प्रेगनेंसी सही चल रही है, अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसे अपन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन मैटरनल हार्ट रेट चेक कर मैटरनल वाइटल्स को चेक करेंगे। अगर मदर के वाइटल्स एबनॉर्मल आ रहे हैं तो फिर फीटस कैसे बचेगा? ठीक है, सबसे पहले अपन मैटरनल वाइटल्स को स्टैटिक करना जरूरी है। वाइटल्स और आई फ्लूइड प्रायोरिटी आई फ्लूइड को देंगे जी, बिल्कुल। सबसे पहले देखिएगा, जहां ब्लीडिंग हुई है वहां शॉक की सिचुएशन हो सकती है। अब आपको इतना पता है कि ब्लीडिंग हुई तो अपन वाइटल चेक करने से पहले उसको आई फ्लूइड तो लगाएंगे ही लगाएंगे, कि पहले फ्लूइड तो नॉर्मल अपन मेंटेन करें, उसके बाद में मैटरनल हार्ट रेट और मैटरनल वाइटल चेक करेंगे, क्योंकि मदर के वाइटल स्टैटिक होंगे तो बेबी के वाइटल्स भी स्टैटिक होंगे। ठीक है, यहां एक चीज और ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन यहां पर देखिएगा जो ब्लीडिंग होती है वो मैटरनल ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जो होती है वो कौन सी होती है? मैटरनल ब्लीडिंग होती है। बहुत रेयर सिचुएशन में फीटल ब्लीडिंग होती है। बाकी ऐसे मान के चलेगा आप, अगर आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है वो मैटरनल है या फीटल है, तो मोस्ट कॉमनली किसकी ब्लीडिंग होती है? ये मैटरनल ब्लीडिंग होती है। इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? मैटरनल वाइटल्स को स्टैटिक करना है अपने को। तो मदर को सबसे पहले अपन आईवी फ्लूइड देंगे, मदर के वाइटल्स को सबसे पहले असेस करना जरूरी है, क्योंकि मदर अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल रही, मदर का फ्लूइड या मदर का जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहा, तो बेबी के ऊपर कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम बेबी को बचा सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली एनएस अपन दे सकते हैं फीमेल को, नॉर्मल सेलाइन अपन पुट कर सकते हैं। आपको क्या करना है? हाइपोवोलीमिया को प्रिवेंट करना है। आपको क्या करना है? हाइपोवोलीमिया को प्रिवेंट करना है, फीमेल को शॉक में जाने से बचाना है, जो फ्लूइड लॉस हो गया उसे मेंटेन करना है, कार्डियक आउटपुट को आपको मेंटेन करना है, ताकि प्रॉपरली बेबी को क्या जा सके? न्यूट्रिशन या फिर फ्लूइड सप्लाई, ब्लड सप्लाई बेबी को प्रॉपरली हो सके।
अदरवाइज क्या हो जाएगा, फीटो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण बेबी के अंदर भी क्या हो सकता है, आपको कुछ एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले देखिएगा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हमें एक्सपेक्टेशन है, हमें किसकी एक्सपेक्टेशन है भाई, अगर एपीएच हुआ है तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि मदर को कुछ भी ना हो, हम इजीली इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा सकते हैं, वो होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। ठीक है, जहां पर पॉसिबिलिटीज है दैट इज द एक्सपेक्टेशन। क्लियर हुआ। और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब होगा, जब फीमेल क्या रहेगी, हीमोडायनेमिकली स्टेबल रहेगी, यानी इतना ब्लड लॉस नहीं हुआ है कि फीमेल शॉक में चली जाए। क्लियर हुआ। तो इसमें लिखेगा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब करेंगे, व्हेन द फीमेल, व्हेन फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल, जब मदर क्या हो, हीमोडायनेमिकली स्टेबल होती है। ठीक है, फीटस कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, रिएक्टिव फीटस रहेगा, फीटल हार्ट रेट क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, रिएक्टिव फीटस एंड नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट भी नॉर्मल है, फीटस भी अपना क्या है, रिएक्टिव है। अब दो सिचुएशन आती है अपने सामने, वो क्या है, हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी की जेस्टेशन एज कौन सी चल रही है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक है या मोर देन 37 वीक, ये डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट क्या करना है। जब फीटस की नॉर्मल हार्ट रेट चल रही है, फीटस रिएक्टिव है, फीमेल में भी इतना ब्लड लॉस नहीं हुआ है कि उसको शॉक हो गया हो, तो वहां पर दो सिचुएशन आती है। एक तो क्या, अगर मान लीजिएगा आपकी प्रेगनेंसी क्या है, 37 वीक से कम है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू द प्रेगनेंसी अप टू द टर्म, यानी जब तक टर्म कंडीशन आती है तब तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं। और अगर मान लीजिएगा 37 वीक से ज्यादा हो गया है, मान लीजिएगा 37 वीक पर ही ब्लीडिंग हुई थी, तो हम क्या कर देंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देंगे कि अब बेबी क्या हो चुका है, टर्म हो चुका है, अब हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब ऐसा नहीं कि बेबी को किल कर देंगे, टर्मिनेट प्रेगनेंसी कर रहे हैं, यानी अपन क्या करवाएंगे, डिलीवरी परफॉर्म करवा देंगे। क्लियर हुआ। तो यहां पर लिखेगा प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक, दो सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक, 37 वीक से कम है, तो क्या करेंगे, ट्राई टू कंटिन्यू टिल टर्म, ट्राई टू कंटिन्यू टिल 37 वीक, 37 वीक तक की कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लीजिएगा दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक, 37 वीक से ज्यादा हो चुकी है, तो क्या कर देंगे, टर्मिनेशन, या फिर डिलीवरी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन, जहां से हमें उम्मीद थी वो हमने एक्सपेक्टेड कर दिया है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा एक्टिव मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, अब फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, फीमेल का ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, बेबी की फीटल हार्ट रेट क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, फीटल हार्ट रेट क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, चाहे आपकी जेस्टेशन एज कुछ भी हो। बेबी को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे।
सर अगर प्रेगनेंसी किसमें, यहां पर तो कहा ना प्रेगनेंसी 37 वीक से कम है तो ट्राई टू कंटिन्यू टिल 37 वीक, 37 वीक तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। एक्टिव में सुन लीजिए क्या होता है, एक्टिव कब करते हैं, व्हेन फीमेल हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, अनस्टेबल है, यानी ब्लड लॉस ज्यादा हो गया। दूसरा, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होती चली जा रही है। तो अब आपको बचाना है बेबी को भी और मदर को भी, बेबी को बचाना है और मदर को भी बचाना है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे अपन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन रेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशन एज का मतलब होता है चाहे जेस्टेशन एज कुछ भी हो, ये हम नहीं देखने वाले। दैट इज द एक्टिव, एक्टिव का मतलब करना ही है। एक्टिव हो गए इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना है, ठीक है। तो एक्शन क्या लेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी irrespective of gestation age। दिखाई दे रहा है सभी को, एक्टिव में तो बिल्कुल 37 वीक से कम भी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है, बेबी को भी खतरा है और मदर को भी खतरा है, ठीक है। वहां पर आपको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। लिखा है तक सभी ने। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। अब देखिएगा नेक्स्ट पोजीशन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पोजीशन के रिगार्डिंग। अब एक्टिव मैनेजमेंट में आपको पता ही है कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर है तो वहां पर अपन वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे, टाइप सेकंड पोस्टीरियर और थर्ड और फोर्थ है तो सिजेरियन सेक्शन करवा देंगे। वो चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिएगा 34 वीक से पहले करते हैं तो अपन क्या देंगे, 12 से 24 mg क्या देंगे अपन उसको, बीटा मिथासोन अपन एडमिनिस्टर करते हैं ताकि फीटल लंग्स की मैच्योरिटी हो जाए। वो सब चीजें आपको पता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा पोजीशन इन प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सी पोजीशन देंगे, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं। रीजन क्या है इसका, जैसे मान लीजिएगा ट्रेंडलनबर्ग में क्या होता है, फुट एलिवेटेड पोजीशन। क्या होता है, ये होती है आपकी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है, यानी फुट एलिवेटेड। रिवर्स में क्या हो जाएगा, दिस इज द रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। हेड एलिवेटेड, इसमें क्या होगा, रीजन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ना, जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या करेगा, मूव डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मूव करके क्या करेगा, जहां से आपका प्लेसेंटा के साथ ब्लीडिंग हो रही है उस साइड को कंप्रेस कर देगा, ब्लीडिंग साइड को कंप्रेस कर देगा। जैसे मान लीजिएगा ये आपका यूट्रस है, इसके अंदर क्या है, ये फीटस है, यहां पर प्लेसेंटा था और इसके साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच थी। जैसे रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग देंगे तो बेबी क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसके डाउनवर्ड शिफ्ट होने के कारण इसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या करेगा,
कंप्रेस द ब्लीडिंग साइट को कंप्रेस कर लेगा, और ब्लीडिंग साइट कंप्रेस होगी तो वहां से आपको ब्लीडिंग स्टॉप मिलेगी। क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? इसलिए अपन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इससे होगा क्या? द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस compressed bleeding site and bleeding stop, और ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एक कुछ क्राइटेरिया मैं आपको लिखवा देता हूं। एनबीडी एंड सिजेरियन सेक्शन कंडीशंस लिखवा देता हूं कि कब करते हैं। अगर मान लीजिएगा इफ द डिस्टेंस इन बिटवीन internal os and placenta margins is more than 2 to 3 सेंटीमीटर, देन क्या हो सकता है? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है, और इससे अगर कम हुआ तो सिजेरियन सेक्शन करना होगा। इससे अगर कम होता है तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। ये चीज याद रख लीजिएगा। मतलब ये सर क्या है? ये देखिएगा, ये है जो मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको दिखाया था लो लाइन। ठीक है, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। यहां पर जो डिस्टेंस है किसके बीच में? ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस 2 या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 2 to 3 सेंटीमीटर, मोर देन 2 to 3 सेंटीमीटर अगर है, तो देन वी कैन डन द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर इससे कम हुई तो अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं करवा सकते। कंडीशंस है, ठीक है, कंडीशंस है या क्राइटेरिया लिख लीजिएगा कि ऐसे सिचुएशन में अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करवा सकते हैं, अगर ये कुछ क्राइटेरिया रहता है तो। समझ गए? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी लगा लीजिएगा। एंटीपार्टम हेमरेज कंप्लीट हो चुका है ना आपका। नेक्स्ट स्टडी लगा लीजिएगा पोस्टपार्टम हेमरेज। फटाफट हेडिंग लगाएगा पीपीएच। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट कर दें, इसको यही कंप्लीट कर रहा हूं मैं। हाँ, नेक्स्ट स्टडी रहेगी आपकी कौन सी? एब्रेप्सिव प्लेसेंटा। एपीएस में भी एक चीज पढ़ी है हमने, कुछ बच्चे देख रहे होंगे एपीएस पूरा हो गया है ना, प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट हुआ अभी, है ना? ऐसा नहीं हुआ क्या? जाग तो रहे मतलब, है ना, सारे के सारे। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन 12, 12:15 बजे से। ठीक है, आज 1-2 बजे से नहीं करेंगे, 12:15 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
28, 29, 29, 30, हाँ 1, शायद 28 या 29 से आपकी फार्मा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एपी बचा है सर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपकी 12:15 बजे से, ठीक है। धन्यवाद।